हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछले लेक्चर में अपना देखा रुधिर की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड। तो उसमें हमने क्या देखा कि रुधिर की संरचना में दो चीज़ भाग लेते हैं। पहला हमारा रुधिर प्लाज्मा और दूसरा रुधिराणु। तो हमारा रुधिर प्लाज्मा के विषय में पढ़ा हमने और रुधिराणु के विषय में पढ़ा। रुधिराणु हमारे 3 प्रकार के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। हमारे 3 प्रकार के होते हैं रुधिराणु, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, आरबीसी के विषय में। इसे कहते हैं, इसका दूसरा नाम हमारा एंथ्रोसाइट्स है। आरबीसी को कहते हैं हम एंथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स इसे हम एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, इसे हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। और हमारा ये वाला है प्लेटलेट्स कहते हैं हमें थ्रोम्बोसाइट्स। तो स्टडी हम करेंगे किसका, आरबीसी का, एरिथ्रोसाइट का। तो हम शुरू करते हैं, आरबीसी क्या है और एरिथ्रोसाइट। हम देखते हैं आरबीसी। रेड ब्लड कार्पोसेल्स रेड ब्लड कार्पोसेल्स। लाल रुधिर कणिकाएं कशेरुकीय प्राणी में पाए जाते हैं, वर्टिब्रेट में पाए जाते हैं। जो लाल रुधिर कणिकाएं होते हैं केवल कशेरुकीय प्राणियों में पाए जाते हैं और यह रुधिर में होते हैं। जो रुधिर का लगभग, हमारे आरबीसी जो होते हैं रुधिर का लगभग 40% भाग बनाते हैं। आरबीसी जो होता है हमारे रुधिर का 40% भाग बनाता है। और एक व्यक्ति में इसकी संख्या 54 लाख प्रति क्यूबिक होता है। लाल रुधिराणुओं की संख्या 1 क्यूबिक में 54 लाख होती है। और पूरे रुधिर में इसकी संख्या कितनी होती है, कितनी होती है, 2.5 × 10⁻13 लाख होती है। और एक बूंद में, एक बूंद रुधिर में 26 करोड़। आरबीसी हमारे लाल रुधिर कणिकाओं में 40% भाग बनाता है और 1 क्यूबिक में 54 लाख लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं और पूरे शरीर में 2.5 × 10⁻13 रुधिराणु पाए जाते हैं। और एक बूंद में रुधिराणुओं की संख्या 26 करोड़ होती है। अब देखते हैं हम लाल रुधिराणुओं की संरचना के विषय में।
लाल रुधिर की संरचना। लाल रुधिर की संरचना को देखते हैं। मनुष्य में लाल रुधिर का व्यास, लाल रुधिर का व्यास कितना होता है? 8.0 माइक्रोन। मोटाई 1 से लेकर 2 माइक्रोन। मनुष्य में लाल रुधिराणु का व्यास 8 माइक्रोन होता है और मोटाई 1 से लेकर 2 माइक्रोन होता है और आकृति में गोलाकार केंद्रक विहीन। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है और उभयावतल होता है। उभयावतल मतलब ये मान लेते हमारा एक प्याले जैसी संरचना है। लाल रुधिराणु कैसे थे? गोलाकार होते हैं, उभयावतल होते हैं और केंद्रक विहीन होते। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। किंतु प्रारंभिक दशा में लाल रुधिराणुओं में केंद्रक होता है। प्रारंभिक दशा में केंद्रक उपस्थित होता है और इसमें क्या गाल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, विभाजन केंद्र और राइबोसोम सभी उपस्थित होते हैं। लाल रुधिर कणिकाओं में प्रारंभिक दशा में केंद्रक उपस्थित होता है, गाल्जी बॉडी उपस्थित होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, विभाजन केंद्र और राइबोसोम उपस्थित होता है। किंतु वयस्क अवस्था में इसमें सभी हमारा केंद्रक हो गया, गाल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, विभाजन केंद्र और राइबोसोम सब समाप्त हो जाते हैं और उभयावतल आकृति के होने के कारण लाल रुधिराणुओं का व्यास बढ़ जाता है, यानी कि उनका क्षेत्रफल बढ़ जाता है। उभयावतल आकृति के होने के कारण लाल रुधिराणुओं का व्यास बढ़ जाता है, जिसमें हीमोग्लोबिन के लिए स्थान बढ़ जाता है, और हीमोग्लोबिन जो हमारा हीमोग्लोबिन है यह एक प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन रासायनिक संयोजन में ग्लोबिन नामक प्रोटीन हीम नामक लाल रंग पदार्थ से जुड़ी होती है। जो हमारा ग्लोबिन नामक ग्लोबिन ये हमारा क्या है? एक पदार्थ है। ये अलग अलग दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। हीम प्लस ग्लोबिन ये दोनों आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनाएंगे? हीमोग्लोबिन बनाते हैं। जब ग्लोबिन हीम के साथ जुड़ जाता है तो हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। और हीम जो होता है एक प्रकार की प्रोटीन है, यह लौह युक्त प्रोटीन है। हीम जो होता है लौह युक्त प्रोटीन होता है।
हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन दो चीज से मिलकर बना होता है हमारा, हीम प्लस ग्लोबिन, ग्लोबिन, तो हमारा बनता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। यह एक पदार्थ है और यह एक क्या है, प्रोटीन है, लौह युक्त प्रोटीन, जिसके कारण हमारा रुधिर लाल होता है, रुधिर लाल होता है। हीम एक लौह युक्त प्रोटीन है जिसके कारण रुधिर हमारा लाल होता है, जो ग्लोबिन के साथ जुड़ करके हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है और हीमोग्लोबिन के कारण यानी हीम के कारण ही हमारा रुधिर लाल रंग का होता है। हीम पादपों के पर्णहरिम, हीम पादपों में पर्णहरिम की भांति जो हीम होता है पादपों में क्लोरोफिल की तरह ही ये प्रकार का पदार्थ होता है जिसे बोलते हैं पोरफायरिन पदार्थ है। हीम एक पोरफायरिन नामक पदार्थ होता है, जिस प्रकार से पादपों में पर्णहरिम में क्लोरोफिल होता है उसी प्रकार से हमारे जो हीम है इसमें पदार्थ क्या होता है, पोरफायरिन नामक पदार्थ होता है, पोरफायरिन नामक पदार्थ होता है। यह पोरफायरिन जब आयरन के साथ जुड़ता है, जब हमारा पोरफायरिन आयरन के साथ जुड़ता है तो हीम बनाता है, तो हम क्या लिखते हैं, पोरफायरिन प्लस लौह युक्त प्रोटीन, तो क्या बनता है हमारा, हीम। और पोरफायरिन जब जुड़ता है मैग्नीशियम के साथ, Mg के साथ, जब हमारा पोरफायरिन किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ जुड़ता है तो बनाता है हमारा क्लोरोफिल बनाता है, तो बनाता क्या है, क्लोरोफिल बनाता है। और जब चार मॉलिक्यूल ऑफ ग्लोबिन, जब 4 मॉलिक्यूल ग्लोबिन के और 4 मॉलिक्यूल ऑफ हीम के, तो बनता हमारा हीमोग्लोबिन बनता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इसे कहते हैं Hb4, Hb4। तो क्या हुआ, जब हमारा पोरफायरिन नामक पदार्थ है लौह के साथ जुड़ता है तो बनाता है हीम, और जब पोरफायरिन नामक पदार्थ है मैग्नीशियम के साथ जुड़ता है तो क्लोरोफिल बनाता है। और जब 4 मॉलिक्यूल ग्लोबिन के और 4 मॉलिक्यूल हीम के आपस में जुड़ते हैं तो हीमोग्लोबिन बनाते हैं, Hb4 का निर्माण होता है। तो हमारा बन गया क्या, हीमोग्लोबिन बन गया है। अब देखते हैं लाल रुधिराणु और हीमोग्लोबिन का महत्व, लाल रुधिराणु और हीमोग्लोबिन का महत्व। तो हमारे शरीर में लाल रुधिर और हीमोग्लोबिन का क्या महत्व है इसके विषय में हम देखते हैं। लाल रुधिराणु और हीमोग्लोबिन का महत्व, लाल रुधिराणु और हीमोग्लोबिन का महत्व।
हीमोग्लोबिन का महत्व, इसके विषय में देखते हैं। Importance of RBC and hemoglobin. Of RBC and HB4 hemoglobin, लाल रुधिर और हीमोग्लोबिन का महत्व। इम्पोर्टेंस ऑफ आरबीसी एंड हीमोग्लोबिन, या हम लिखते हैं HB4 भी कहते हैं। जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है यह ऑक्सीजन के साथ जुड़ने में सक्षम होता है। जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है यह ऑक्सीजन के साथ जुड़ने में सक्षम होता है। जब हीमोग्लोबिन HB4 जुड़ता है O2 के साथ तो बनाता है क्या, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन और यह किससे जुड़ता है, प्रतिवर्ती बांड। प्रतिवर्ती बांड मतलब यह बहुत ढीला बांड होता है। जब हीमोग्लोबिन फेफड़े से ऑक्सीजन आई हुई ऑक्सीजन को ग्रहण करता है तो उसके साथ प्रतिवर्ती बांड बना लेता है और प्रतिवर्ती बांड बनाने के बाद ऑक्सी हीमोग्लोबिन में परिवर्तित हो जाता है। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन रुधिर नलिकाओं के साथ जाते हैं, प्रत्येक कोशिका तक जाते हैं और प्रत्येक कोशिका तक जाते हैं और वहां पर ऑक्सीजन को दे देते हैं। किसको, कोशिकाओं को। ऑक्सीजन कोशिकाओं को दे देते हैं। इसलिए हीमोग्लोबिन को हम कहते हैं O2 वाहक। O2 वाहक या हम क्या कहते हैं श्वसन रंगा। श्वसन रंगा भी कहते हैं। हीमोग्लोबिन को हम ऑक्सीजन वाहक या O2 वाहक या श्वसन रंगा भी कहते हैं। O2 के संवहन के अतिरिक्त या कहते हैं ऑक्सीजन के संवहन के अतिरिक्त, यानी ऑक्सीजन ले जाने के अतिरिक्त यह क्या करता है, शरीर में अंतःवातावरण में अम्ल क्षार संतुलन को नियंत्रित करता है। अम्ल क्षार के नियमन को नियंत्रित करता है। और हीमोग्लोबिन जो होता है यह ऑक्सीजन के साथ जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। और किससे जुड़ा होता है, प्रतिवर्ती बांड से जुड़ा होता है। अब देखते हैं CO2 के विषय में। जब हमारा हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन की ग्लोबिन प्रोटीन या किससे मिलकर बना होता है, हीम प्लस ग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की ग्लोबिन प्रोटीन CO2 के साथ, किसके साथ, CO2 के साथ प्रतिवर्ती बांड बनाती है। तो क्या करते हैं, प्रत्येक कोशिका से यह CO2 ग्रहण कर लेती है। हीमोग्लोबिन जो हमारा ग्लोबिन है प्रत्येक कोशिका से O2 ग्रहण कर लेती है। और यह कार्य एक एंजाइम की उपस्थिति में होता है। हमारा एंजाइम क्या होगा, एंजाइम हमारा होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज की उपस्थिति में, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लोबिन CO2 के साथ
प्रतिवर्ती बांड बनाता है और यह आकर के जो हमारा ग्लोबिन इसके साथ जुड़ गई O2 के साथ, ये आकर के फेफड़े में O2 मुक्त कर देती है और वहां से क्या O2 ग्रहण करती है और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बना लेती है। तो हमारा हो गया कार्बोनिक एनहाइड्रेट एंजाइम की उपस्थिति में ग्लोबिन प्रोटीन जो होती है CO2 के साथ जुड़ करके फेफड़े तक आती है, वहां पर CO2 मुक्त करती है और ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेती है और O2 जाकर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाया जाता है, जिसे हम O2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन यानी हीमोग्लोबिन कहते हैं, O2 वाहक या श्वसन रंगा भी कहते हैं। अब देखते हैं रूलो निर्माण के विषय में देखते हैं थोड़ा सा। रूलो निर्माण है क्या है, रूलो निर्माण क्या है, इसके विषय में पढ़ते हैं। रूलो फॉर्मेशन, रूलो निर्माण, राउलैक्स फॉर्मेशन। जब हम ताजे रुधिर को किसी स्लाइड पर रखते हैं, ये हमारा स्लाइड है, जब हम किसी ताजे रुधिर को स्लाइड पर रखते हैं और इसे कवर स्लिप पेपर से ढक देते हैं। जब हम ताजे रुधिर को स्लाइड पर रख करके कवर स्लिप पेपर से ढक देते हैं, तो कुछ समय बाद लाल रुधिराणु के जो हमारा लाल यानी रक्त में लाल रुधिराणु जो है वे आपस में लाल रुधिराणु आपस में एकत्र होकर के एक संरचना का निर्माण करते हैं, विशेष संरचना का निर्माण करते हैं। यानी कि जो हमारा लाल कणिकाएं एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होकर के इस प्रकार से, यानी जब हम ताजे रुधिर को किसी स्लाइड पर रखते हैं और कवर स्लिप से ढक देते हैं, तो कुछ समय बाद हमारे लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं एक शीट में व्यवस्थित हो जाती हैं, जिससे हम कहते हैं रूलो निर्माण कहते हैं। इसी को हम रूलो निर्माण कहते हैं। और यह कब होता है? जब किसी रुधिर वाहिनी में रुधिर बहुत धीमी गति से बहता रहता है, तभी रूलो फॉर्मेशन होता है, रूलैक्स फॉर्मेशन इसे कहते हैं। रूलो निर्माण को हम रूलो फॉर्मेशन कहते हैं। तो हम देखते हैं रूलो फॉर्मेशन क्या है। जब हम ताजे रुधिर को स्लाइड पर रखकर कवर स्लिप से ढक देते हैं, तो रुधिराणु आपस में चिपक करके विशेष संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे रूलो निर्माण कहते हैं। जब हम ताजे रुधिर को स्लाइड पर रख करके कवर स्लिप से ढक देते हैं,
तो क्या होता है, तो हमारे रुधिराण, लाल रुधिराण आपस में चिपक करके विशेष संरचना का निर्माण करते हैं, जिससे हम रुधिर निर्माण कहते हैं। अब देखते हैं हमें अगला टॉपिक हमारा है रुधिर क्षीणता, एनीमिया रोग। रुधिर क्षीणता देखते हैं, रुधिर क्षीणता क्या है। रुधिर क्षीणता, एनीमिया, ANEMIA, एनीमिया, एनीमिया यह एक रोग है। एनीमिया जो होता है एक प्रकार का रोग होता है जिसे हम कहते हैं रुधिर क्षीणता भी कहते हैं। इसमें होता है क्या, इसमें हमारा हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है और O2 कम हो जाता है, यानी O2 जो वाहन की दर होती है, O2 वाहन की दर कम हो जाती है। मुख्य रूप रुधिर क्षीणता में मुख्य रूप से हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है और O2 वाहन की दर भी कम हो जाती है और लाल रुधिराणु का व्यापक विनाश हो जाता है, यानी कि इनका निर्माण बहुत धीमे हो जाता है। लाल रुधिराणु का निर्माण बहुत धीमी गति से होता है और हीमोग्लोबिन की कमी से ही मनुष्यों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, मनुष्यों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसे हम रुधिर क्षीणता कहते हैं या एनीमिया कहते हैं। और इसका कारण मुख्य रूप से विटामिन B12 और फोलिक एसिड, फोलिक एसिड की कमी के कारण होता है। एनीमिया रोग मनुष्यों में विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी के कारण होता है। यानी जब मनुष्यों में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है तो एनीमिया रोग होता है और इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की वहन दर कम हो जाती है, विटामिन B12 और फोलिक एसिड के कमी के कारण ही एनीमिया रोग होता है, रुधिर क्षीणता रोग होता है। और इसके विपरीत जब हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है, जब मनुष्यों में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है तो इसे कहते हैं हम बहुलोहिता, बहुलोहिता राणु रक्तता, बहुलोहिताणु रक्तता कहते हैं। इसे अंग्रेजी में कहते हैं पॉलीसाइथीमिया, पॉलीसाइथीमिया रोग कहते हैं। इस दशा को पॉलीसाइथीमिया रोग कहते हैं। जब मनुष्यों में लाल रुधिराणु की संख्या बढ़ जाती है, यानी कि आवश्यकता से अधिक हो जाती है, तो इस दशा को कहते हैं बहुलोहिताणु रक्तता कहते हैं और इसे पॉलीसाइथीमिया भी कहा जाता है। तो हमने लाल रुधिराणु के विषय में पढ़ लिया। अब हम पढ़ें क्या, WBC के विषय में, व्हाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स या ल्यूकोसाइड के विषय में। तो हम इसके विषय में अगले लेक्चर में देखेंगे। WBC क्या है, इसका निर्माण कहाँ होता है या कितने प्रकार का होता है, इसके विषय में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, अगले लेक्चर में। तो हमने क्या देखा, हमने देखा जो हमारा लाल रुधिराणु क्या है और लाल रुधिराणु की संरचना के विषय में पढ़ा। उसके बाद हमने लाल रुधिराणु और हीमोग्लोबिन का महत्व देखा। उसके बाद रुधिर निर्माण को देखा। उसके बाद हमने रुधिर क्षीणता को भी देख लिया। अब हम पढ़ेंगे WBC। क्या पढ़ेंगे, WBC, व्हाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स या कहते हैं इसे ल्यूकोसाइड कहते हैं, ल्यूकोसाइड भी कहते हैं। WBC को हम ल्यूकोसाइड भी कहते हैं। इसके विषय में अगले लेक्चर में बात करेंगे।
तो हमने इन सभी के विषय में एक विस्तृत अध्ययन कर लिया। तो अगले वीडियो हम करेंगे क्या, WBC क्या है, WBC का महत्व क्या है और WBC के प्रकार क्या है, इसके विषय में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।